नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा उस विधेयक से जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा महीनों से हो रही थी, वक्फ संशोधन विधेयक। अब कल की तारीख तय कर दी गई है जब लोकसभा के पटल पर इस बिल को सामने रखा जाएगा। चर्चा होगी 8 घंटे तक और इस चर्चा में जिस तरीके की परिस्थिति बनेगी वो सरकार के लिए आर या पार वाली होने वाली है, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि वो इसका विरोध करेगा। विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि ये दरअसल माइनॉरिटी राइट्स के विरोध वाला बिल है, ये मुसलमानों को परेशान करने वाला बिल है। इन सब के बीच आज जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई तो तब भी विपक्ष ने कहा कि चर्चा के लिए समय ज्यादा होना चाहिए, 12 घंटे का वक्त होना चाहिए, लेकिन तय किया गया कि चर्चा 8 घंटे होगी। कल जब 12 बजे सदन के पटल पर इस बिल को रखा जाएगा, इसके बाद परिस्थितियां किस तरह से आगे बढ़ती हैं इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष खासतौर से कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से ये बिल मुसलमानों के हक में नहीं है, जबकि सरकार ये कह रही है कि दरअसल ये संशोधन मुसलमानों के हक में ही है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी थी, पारदर्शिता जरूरी थी, इसलिए इस तरीके के संशोधन को लाना भी बहुत जरूरी हो चुका था। इन सब के बीच निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर विपक्ष ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है, लेकिन सरकार के दो सहयोगी टीडीपी और जेडीयू जो साफ तौर पर ना हाँ कह रहे थे ना कह रहे थे, उन्होंने अपने 3 सुझावों को सामने रखा था। और क्या सरकार उन 3 सुझावों को मानकर उनकी सहमति ले लेगी, इस पर नजर बनी हुई थी। तो इन सब के बीच एक बड़ी खबर इस बीच आ जाती है। बड़ी खबर आ जाती है कि सहयोगियों ने जिस तरीके से अपनी मांगे रखी थी, उन मांगों को समर्थन मिल गया है सरकार का। वक्फ बिल के समर्थन में अब क्लियर हो गया है टीडीपी का स्टैंड, वो वोट करने वाली है। वक्फ बिल पर टीडीपी का सरकार को समर्थन मिलेगा। सरकार को टीडीपी का समर्थन मिलेगा क्योंकि टीडीपी के सुझावों को बिल में शामिल कर लिया गया है। 3 सुझाव टीडीपी की तरफ से दिए गए थे, जिसमें खास तौर पर यह कहा गया था, जो सबसे ज्यादा जरूरी कहा जा रहा था, कि 2025 से पहले की जो स्थिति है उसे बरकरार रखा जाए। मतलब जो 2025 के पहले की संपत्तियां रजिस्टर्ड है उनको एज इट इज रखा जाए, बस उन संपत्तियों को छोड़कर जो विवादित हो, जिन पर किसी भी तरीके का विवाद चल रहा हो। जिस तरीके से ये 3 सुझाव सामने रखे गए थे, उसके बाद से ये लग रहा था कि भाई सहयोगी साथ आएंगे कि नहीं। कुछ ऐसा ही कहना जेडीयू का भी था। तो अब ये खबर आ रही है कि टीडीपी और जेडीयू दोनों की ही मांगे, जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों को मान लिया गया है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि टीडीपी के बाद जेडीयू यानी नीतीश कुमार का भी पूर्ण समर्थन इसे मिल जाएगा। अब जब ये परिस्थिति बन रही है तो क्या ये मान लिया जाए कि कल जिस तरीके से जब 12 बजे सदन के पटल पर ये विधेयक रखा जाएगा तो इसमें विपक्ष भी अपनी सहमति दर्ज कराते हुए नजर आएगा, या अब भी विपक्ष के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस बिल के विरोध में जाते हुए नजर आते हैं। खुलकर बात करेंगे, खुलकर बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक टीजर रिपोर्ट दिखा देते हैं जो ये बता रही है कि महीनों से चर्चा चल रही थी। 2024 में ये बिल जब सामने लाया गया था, तब से लेकर आज तक 2025 तक अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थिति बदली है, जिस तरीके से ऊंट ने करवट बदल लिया है, जिस तरीके से सहयोगियों की मांगों को मान लिया गया है, क्या रास्ता आसान हो चुका है बीजेपी का, सरकार का इस बिल को लाने को लेकर, या फिर अब भी वक्फ की मजार पर सियासत की चादर चढ़ाई जाती रहेगी? सबसे पहले रिपोर्ट, फिर चर्चा। बिल जिसकी चर्चा महीनों से हो रही थी, अब वो संसद की पटल पर रखा जाने के लिए तैयार है। ये बिल है वक्फ संशोधन बिल। लंबे वक्त से इस बिल को लेकर राजनीति की जा रही थी, लेकिन अब वो दिन आ गया है जब इस बिल को कल यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए, इसीलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स
रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है, तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री ने इस बिल को पेश करने की घोषणा की, विपक्षी दलों ने विरोध की राजनीति शुरू कर दी। हर बार की तरह इस बिल को भी उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने का एक मौका समझ लिया। झूठे आरोप और बेसुरे बयान जारी करने में विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा है मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। आप कर कहा रहे हैं, आप डिबेट की बात कर रहे हैं। आप डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। माइक इनके हाथ में, माइक फट से बंद कर देते हैं। जो इनको बोलना है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, जो सरकार को बोलना है वो सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। देखिए, वक्त पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया। देखिए, मैं अपने विचार रखूंगा, मुझे नहीं मालूम किसके क्या विचार। ये लोकतंत्र में संपूर्ण तानाशाही है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी डे 1 से वक्फ बिल का लाने का ही सदन में विरोध हम लोग कर रहे थे। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन विपक्ष की इस विरोध की असलियत छिपी नहीं रह सकती। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने इस तरह से एक अहम बिल का विरोध किया हो। इससे पहले भी धारा 370, 3 तलाक और एनआरसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष ने राजनीति की। बीजेपी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका विरोध पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ये बिल गरीब मुसलमानों के हक में है और विपक्ष का ये विरोध बिल्कुल निराधार है। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। देखिए, ये बात तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अधिकृत वाली बात कहेंगे, लेकिन वक्त के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। जमीन नहीं हड़पना चाहती है, बल्कि मुस्लिम वक्फ विधेयक, संशोधन विधेयक ला करके जो हड़प चुके हैं उनसे निकलवा करके उन्हीं के समाज के लिए, उन्हीं के धर्म के लिए, उन्हीं के वर्ग के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए और रोजगार के लिए उस जमीन का सदुपयोग किया जाए। वक्फ बिल में किए गए बदलावों का मुख्य उद्देश्य गरीब मुसलमानों के हक की रक्षा करना और वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन करना है।
ये बिल गरीब मुसलमानों के हक की रक्षा करने वाला है और विपक्ष का विरोध केवल उनके तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है। जब भी सरकार ने किसी भी वर्ग के भले के लिए कदम उठाया, विपक्ष ने इसे अपनी राजनीतिक साख को चमकाने के लिए विवादों में घसीट लिया। उधर उत्तराखंड में भी कई स्थानों के नाम बदले जाने को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष आखिरकार क्या चाहता है? जब सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो विपक्ष उसे नकारने के लिए झूठे आरोप क्यों लगाती है? क्या विपक्ष को ये डर है कि ये बिल मुसलमानों के भले के लिए हो सकता है, या फिर ये विपक्ष का वही पुराना तरीका है, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को विभाजित किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सरकार ये कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी लाना उद्देश्य है, गरीब मुसलमानों के हक में ये बिल होने वाला है। और ये देखा भी गया है, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा अगर संपत्ति है, सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है। विवाद बहुत सारे हैं और इसीलिए इसके निपटारे को लेकर भी एक ट्रांसपेरेंसी जरूरी हो जाती है। मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी से ये बिल और ज्यादा प्रगतिशील बनेगा, सरकार ये दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ भ्रामक स्थिति है, भ्रम फैलाने की ये कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच में अब जेडीयू और टीडीपी का स्टैंड बहुत मायने रखता है। टीडीपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जेडीयू की मांगों को भी जो सुझाव थे उन्हें मान लिया गया है। तो ये क्या मान लिया जाए कि रास्ते आसान होने वाले हैं? लेकिन इससे पहले हम इस पर चर्चा शुरू करें। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर आ रही है, विपक्षियों ने तो अपने तेवर तीखे ही रखे हैं और खासतौर से कांग्रेस वक्फ बिल को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है, विपक्ष एक्शन मोड में है। और बिल पेश होने से पहले यही वजह है कि विपक्षी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है। विपक्षी दल के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 6 बजे ये बैठक बुलाई गई थी और ये खबर आ रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है। कल क्या कुछ रुख रहेगा इस बिल को लेकर, क्योंकि पहले ही आज विवाद उस वक्त शुरू हो गया था जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में समय को लेकर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि विपक्ष कह रहा था कि 12 घंटे का समय होना चाहिए। तय किया गया 8 घंटे पर ही चर्चा समाप्त होगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर चर्चा सार्थक हो रही होगी तो सुझावों के आधार पर, सहमति के आधार पर समय बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष के तेवर अभी भी तल्ख हैं, तीखे हैं। कल किस तरीके से विपक्ष का रुख रहेगा, इसे लेकर विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? आइए सीधे चलते हैं आज के गेस्ट पैनल के पास। स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतन तिवारी जी, जेडीयू से मनोज लाल दास जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ मैं देख रही हूं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी भी हमारे साथ आ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज शुरुआत मनोज जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि सरकार के लिए देखिए विपक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। विपक्ष विरोध कर रहा था, कर रहा है, और विपक्ष ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो विरोध करता रहेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई कि टीडीपी के सुझावों को मान लिया गया, आप लोगों की पार्टी की तरफ से जो सुझाव दिए गए थे उन्हें भी संभवतः मान लिया गया है, तो टीडीपी तो अपना पूर्ण समर्थन देने वाली है। जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? मनोज जी। ये लावली जी, जदयू का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। जदयू ने शुरू में ही अपने कुछ सुझाव दिए थे। आज भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जदयू के नेताओं की बातचीत हुई। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और केंद्र में मंत्री ललन सिंह जी ने उनके साथ विस्तार से बातचीत किया है, और अभी मुख्यमंत्री जी खुद पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में ले रहे हैं। और आपने बताया कि सूत्रों के अनुसार कि जदयू की जो मांगे थी, जो उसमें सुझाव था, मांग नहीं था, सुझाव था। मांग तो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सुझाव था, वह सुझाव, हाँ, उस सुझाव को मान लिया गया है जो इसकी कमेटी है या जो इनके कर्ता धर्ता है। तो इस हिसाब से कुछ देर के बाद जदयू का भी रुख क्लियर होगा। जदयू ने तो कभी नहीं कहा कि हम विरोध कर रहे हैं या हमारा कोई विरोध का स्टैंड है। जदयू ने जो बात थी, जो सुझाव थी, उस सुझाव को वहां रखा था।
और उम्मीद थी कि जदयू के सुझाव को जरूर मान ली। ठीक है, सुझाव रखे गए, सुझावों को ये कहा जा रहा है कि मान लिया गया है। और वही हुआ है आपके अनुसार कि सुझाव मान लिया गया है। हाँ मनोज जी, आती हूँ, जरा जल्दी जल्दी सबका एक एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर बहस पूरी आप लोगों के लिए खोल दूंगी। अशोक जी, अब तो चलिए देखिए, जिस बात को लेकर आप लोग कह रहे थे ना कि अभी देखिए आगे टीडीपी और जेडीयू का क्या स्टैंड रहता है, तो टीडीपी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, सुझाव मान लिया गया, पूर्ण समर्थन करने वाले। अभी मनोज जी कह रहे हैं जेडीयू भी थोड़ी देर में स्टैंड क्लियर कर देगी। अब तो जो बातें आप लोग कह रहे थे, लगभग सरकार भी तो उन्हीं बातों को लेकर साथ चल रही है। अब तो ट्रांसपेरेंसी भी है। अब तो 2025 की पहले की स्थिति यथास्थिति रहेगी। जो विवादित है मुद्दे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तब भी समस्या है। अशोक जी, लावनी जी ट्रांसपेरेंसी की बात की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो कुछ उल्टा कर रही है कि मोदी सरकार की ट्रांसपेरेंसी एकदम लोएस्ट लेवल पे है। ट्रांसपेरेंसी देखिए सरकार में है ही नहीं। आपने वक्फ बोर्ड की बात किया, ये बताइए कि सरकार अभी तक जो भी कानून लाई है, जिस वर्ग के लिए लाई है, जिस समाज के लिए लाई है, उस समाज को लेकर के सरकार ने ही वादे और दावे किए हैं कि यह कानून, यह अमेंडमेंट उस वर्ग के लिए बहुत लाभकारी है। आपको याद होगा नौजवानों के लिए लाया गया कौन सा अग्निवीर योजना, बताया गया एक नौजवानों के लिए बहुत हित की बात है, नौजवानों के लिए बहुत लाभकारक है। क्या हुआ? नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया। किसानों के लिए बिल लाया गया, 3 काले कानून बताया गया, जोर जोर से थाली पीटी गई कि किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, इनसे उनकी आय 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी हो जाएगी। दुनिया ने देखा, देश ने देखा। बोर्ड को लेकर कहा जा रहा है कि गरीब मुसलमानों का जीवन स्तर बदल जाएगा, गरीब पसमानदा मुसलमानों का जीवन स्तर सुधर जाएगा। आप देखिए, ये सरकार का एजेंडा यही है कि हर बात को ले जाकर 80-20 पे सेट करो। आप देखिए सिलसिलेवार जो भी घटनाएं देश में हो रही हैं लावनी जी, हर घटना के पीछे सरकार के एजेंडा है 80-20 का सेट करो। 80-20 के अलावा कोई एजेंडा क्या नहीं है। आप लोगों को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या लग रही है? अगर कोई अमेंडमेंट अगर किसी पॉजिटिविटी के साथ, किसी सकारात्मक सोच के साथ हो रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत कहाँ नजर आ रही है? दिक्कत क्यों लग रही है? महिलाओं की भागीदारी हो जाएगी, इससे दिक्कत है? या फिर मुस्लिम महिलाओं की खासतौर से, गैर मुसलमान इसमें शामिल हो रहे हैं, इससे दिक्कत है? किससे दिक्कत है? लालू जी, सरकार ने एक जेपीसी बनाई थी, आपको पता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी। और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रोल होता है, क्या उस रोल के तहत वो सारे अमेंडमेंट्स लिए गए हैं? विपक्ष के जो भी सांसद थे उस जेपीसी में, कमेटी में, एक सिंगल कोई सजेशन विपक्ष का नहीं स्वीकार किया गया। अपोजिशन के जितने सांसद थे उनके सारे सजेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया। इस बात को आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक नहीं, ऑपोजिशन ने एक बात मुझे बता दीजिए इसका जवाब देने के लिए, हालांकि सुमित शशांक जी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी कंफ्यूजन जो हो रहा है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के किसी भी सुझाव को नहीं माना गया। विपक्ष एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग कर रहा था कि भाई आप कलेक्टर को लेकर आप राज्य सरकारों का थोड़ा सा आप एक बढ़ा दीजिए उनका दायरा, कि उनके पास अधिकार हो कि कलेक्टर से ऊंचा अधिकारी भी किसी तरीके के विवाद की जांच कर सके। तो उसको तो स्वीकार कर लिया है ना सरकार ने, तो आपके सुझाव को नजरअंदाज कहाँ किया सरकार ने? आपके विपक्ष के सुझाव को भी तो ले लिया गया। मैं ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं। इस बात को आप कहीं गूगल कर लीजिएगा, कहीं सर्च कर लीजिएगा। विपक्ष के जितने भी सांसद उस जेपीसी में थे, एक भी उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया सरकार के द्वारा। और विपक्ष के जो भाजपा और उनके सहयोगी दलों के सांसद थे, सबके सुझाव को स्वीकार किया गया है। उसके बाद बिल कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, जल्दी से जरा इसका जवाब ले लेती हूँ सुमित शशांक जी से। सुमित शशांक जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहाँ विपक्ष का ही विश्वास नहीं मिल पा रहा है साहब। देखिए, सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर, और जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है और राष्ट्र के जो इसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा कर्तव्य बोध है और जिसको लेकर के हमारी सरकार काम करती है। अब रही बात वह बिल के विषय में बात हो रही है, तो 2013 का वो दिन भी याद कर लेना चाहिए इन लोगों को, जब कांग्रेस पार्टी ने वक्फ के अधिकारों में वृद्धि की थी। और दुनिया में जब तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे, दुनिया में जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में ओमान की बात कर लीजिए या फिर सऊदी अरेबिया की बात कर लीजिए, वहां के भी वक्फ बोर्ड्स को इतने अधिकार नहीं प्रदान किए गए। और एक तरीके से वक्फ बोर्ड को निरंकुश बनाने का काम यहाँ पे देश में किन लोगों ने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब बात होती है पसमंदा समाज की, पसमंदा गरीब मुसलमानों की। तो पसमंदा गरीब मुसलमानों को आज से पहले कोई जानता था क्या कि
किस व्यक्ति ने पसमंदा गरीब मुसलमानों की बात की? तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पसमंदा समाज के मुसलमानों के लिए बातचीत करना प्रारंभ किया, उनको अधिकार देना प्रारंभ किया। और आज जब इस बिल की बात होती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक बोर्ड के माध्यम से कहीं पर भी किसी भी जगह ये घोषित कर देना कि वो संपत्ति वह बोर्ड की है, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी संस्था, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, अथवा कोई भी कोर्ट हो, वहां पे कोई अपील नहीं कर सकता था। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार के काले कानून को अगर समाप्त करने की बात होती है, इसमें संशोधन करने की बात होती है, तो इसमें गलत क्या है? क्या मुस्लिम महिलाएं जो हैं, क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए इस बोर्ड के माध्यम से अपने हित के लिए और अपने समाज के हित के लिए काम करने के लिए? क्या पसमंदा गरीब मुसलमानों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या अहमदिया संप्रदाय के मुसलमान जो हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? क्या मुझे लगता है कि क्या बोहरा संप्रदाय को मानने वाले जो मुसलमान हैं उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्या? मुसलमानों के नाम पर कुछ एक लोग जो वोट बैंक की दलाली कर रहे थे, वैसे लोगों से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को बचाने के लिए काम करने वाले रतन तिवारी जी, मोदी जी जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, खासतौर से आपकी पार्टी पर आरोप लग जाता है तुष्टीकरण की राजनीति का, उनको ही इससे दिक्कत है। शशांक जी ने बड़े आरोप भी आप पर ही लगा दिए। 2013 में तो आपने भी बहुत सारे अधिकार बढ़ा दिए थे। रतन जी। दाउनी जी, कांग्रेस पार्टी ने अगर अधिकार बढ़ाए हैं तो हमने समान रूप से इस देश में रह रहे तमाम लोगों के अधिकार को बढ़ाने का काम किया, किसी के अधिकार को छीनने का काम नहीं किया। अगर अधिकार को कोई छीन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। पासबंदा मुसलमानों की बात ये करते हैं, लेकिन वो पासबंदा मुसलमानों के आरक्षण को छीनने का काम भी यही करते हैं। एक तरफ मुसलमानों को गाली देते हैं, एक तरफ कहते हैं कि ये मुसलमानों के वोट हमें नहीं चाहिए, दूसरी सब सौगात मोदी का किट भी बेचते हैं। एक तरफ वोट के माध्यम से उनकी शक्ति को कम करते हैं, दूसरी तरफ उनको पसमंदा मुसलमानों को मजबूत बनाने की बात करते हैं। यह दोहरा चाल, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का देश के सामने लगातार आ रहा है और देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू हो या मुसलमान दोनों धर्म के लोगों को शक्तियां दी, दोनों धर्म के लोगों को समान रूप से ताकत दी, दोनों धर्म के लोगों को अपने अपने अधिकार से इस देश में जीने का हक दिया। वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप 12 घंटे चर्चा कराइए, क्योंकि बिल इन लोग लाने वाले हैं, संशोधन बिल, वो बिल की कॉपी तक कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के हाथ में नहीं आई है अभी तक। आप 12 घंटे का मौका दीजिए, चर्चा कराइए, बहस कराइए, हमारी जो सुझाव है उसे मान लीजिए, आप करिए। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि एक सकारात्मक बहस की शुरुआत तो कीजिए, सहमति होगी, उस पर सहमति के साथ हम समय बढ़ा भी देंगे। और 12 घंटा चर्चा का मांग हो जाए, जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि 12 घंटे समय हो जाए, तो 12 घंटा कर देने से क्या आप समर्थन दे देंगे? बिल्कुल, सवाल तो ये है। देखिए लावनी जी, यह बहुत गंभीर विषय है, बहुत बड़ी चर्चा होनी है, क्योंकि यह बहुत पुराना यह संशोधन करने जा रहे हैं, तो इसमें 8 घंटे में कुछ नहीं होगा, मिनिमम 12 घंटे चाहिए। 12 घंटे दे दीजिए, बहस हो जाएगी और चर्चा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप समय की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना समय बढ़ जाएगा तो समर्थन दे देंगे, ये भी मान लें हम। 12 घंटे दे देंगे तो फिर क्या समर्थन भी दे देंगे? 12 घंटा दीजिए, चर्चा होने दीजिए, सभी लोग उसको समझेंगे। ऐसा नहीं, आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि 12 घंटा क्योंकि आपकी मांग नहीं समझ में आ रही है। आप लोग कभी समय को लेकर कहते हैं, कभी बिल को लेकर कहते हैं, ये क्लियर नहीं हो पाता। बहरहाल चलिए, 2 और मेहमान जल्दी उनका एक ओपन कमेंट ले लेती हूँ जल्दी से। रमजान चौधरी साहब, इसके बाद अश्विनी जी आपके साथ टोटलिटी में पूछूंगी कि क्या है खास। लेकिन रमजान चौधरी साहब, जो महत्वपूर्ण ये है, मुसलमानों के हक में या मुसलमानों के विरोध में, क्या स्टैंड है आपका? लावनी जी, ऐसा हो सकता है क्या कि ये बिल अगर हक में होता तो मैं जरूर इसका समर्थन करता। इसकी जरूरत क्या थी? मैं पूछता हूं कि जिस समाज के लिए बिल लाया जा रहा है उसका कोई इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके साथ छल कपट हो रही है, धोखा हो रहा है, उसकी जमीन हड़पने की साजिश हो रही है, और उससे पूछा भी नहीं जा रहा कि मुसलमानों के हक में कैसे हो सकता है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे, शशांक जी, की पसमानदा मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय महासचिव हूं। क्या आप पसमानदा मुसलमानों के लिए, जो पसमानदा हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन है, क्या जो मोर्ची है, बड़ी है, जो छोटी जातियां बाहर का काम करते हैं, जो सफाई कर्मी है मुसलमानों में, क्या उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करेगी ये गवर्नमेंट? अगर पसमानदाओं का ख्याल रखने की बात करते हैं, ये सिर्फ एक छलावा है, धोखा है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस तरह की चीजें, चाहे भाषा को थोपने की बात है,
चाहे किसानों के बिल को थोपने की रमजान बात है, चौधरी जी, चाहे मुझे दो चीज जल्दी से प्लीज बता वक्फ दीजिए, बोर्ड बिल में बहुत है, जल्दी से बता दीजिए, दिक्कत आपको किस बात से है? दो गैर मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, इससे दिक्कत है ज्यादा? किसको शामिल किया जा रहा है? आप दूसरे बहुत सारे बोर्ड हैं, क्या मंदिरों के मठ हैं, मंदिरों बड़े बड़े जो उसमें किसी मुसलमान नहीं, ये कंपैरिजन जो आप लोग कर रहे हैं, ये कंपैरिजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कंपैरिजन आप लोग शुरू से कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात पर आप नहीं बता पा रहे हैं क्लियरेंस के साथ, महिलाओं की भागीदारी, इससे दिक्कत है क्या? या फिर पंजाबियत के आधार पर या कश्मीरियत के तौर पर मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी से दिक्कत है क्या रमजान जी? मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी से दिक्कत है क्या? मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी का मैं सबसे बड़ा पक्षधर हूँ, लेकिन आप इस बिल में बताइए ना, जितनी बनाते रहिएगा रमजान भाई, अधिकार दीजिए। चलिए, ये सिर्फ बातें कहने से नहीं होगी ना, जो हो रहा है कम से कम उसका समर्थन करिए तो समझ में आए कि आप समर्थन में हैं या नहीं है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अश्विनी दुबे जी, आइए जरा जल्दी से उनका स्टैंड भी देखिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे देश में, जब कभी भी कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव को एक पक्ष कहता है समय की मांग है, दूसरा पक्ष उसे तानाशाही करार देने लगता है। जिस बिल को लेकर ये बड़ी बहस हो रही है, आपको लगता है कि वाकई आने वाले वक्त में ये एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा? ये हकमारी का नहीं, हक दिलाने का ये बड़ा संशोधन होगा। आ रही हूँ रमजान साहब, प्लीज आ रही हूँ। अश्विनी जी, बिल्कुल बदलाव ही लेकर आएगा। इसलिए दो बातें हैं कि उसकी धारा जो 40 है वो कहती है कि अगर वक्फ को ऐसा लगता है, वक्फ बोर्ड के पास ऐसा रीजन टू बिलीव है कि ये संपत्ति वक्फ की है, माने कोई न्यायालय नहीं, कोई कागज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, अगर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये जमीन वक्फ की है तो बोर्ड उसे नोटिस भेज सकता है। आप यानी लावनी जी की जमीन को लगता है कि वक्फ की है तो वक्फ बोर्ड नोटिस भेज देगा, ये नहीं वेरीफाई करेगा रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि लावनी जी की जमीन है या वक्फ की जमीन है। नंबर 1। नंबर 2, भारत में संविधान में 3 तरह की अदालतें हैं। पहली अदालत है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 में गवर्न होती है, जिसमें सारे संपत्ति के मुकदमे देश भर के उसमें निपटाए जाते हैं। दूसरी है हाई कोर्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में, जिसमें स्टेट लेवल के मुकदमे या जो अपील होती है वो जाती है। तीसरी यूनियन जुडिशियरी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 146 में, यानी कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा तो सिविल कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसका डिसीजन होगा। लेकिन अगर वो वक्फ बोर्ड को रीजन टू बिलीव है और ऐसा लगता है कि वक्फ की संपत्ति है तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा, तो ये कहां से संवैधानिक हुआ? तीसरी बात, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जैसा सभी कहते हैं, जैसा सेक्युलर की डिफिनीशन के मुताबिक, तो कानून धर्म विशेष का क्यों? अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो कानून भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। फिर जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, बुहाइज्म के लिए, जो जुडाइज्म के लोग हैं उनके लिए, पारसीज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, तमाम और जो धर्म के माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए भी इसी तरह का बोर्ड होना चाहिए। फिर हिंदूज के लिए। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मुकदमे में जब अपील होती है वो अदालत में जाती है। यहाँ वक्फ बोर्ड का जो फैसला है वो फाइनल होगा और उसके बाद वो जिसकी अगर मान लीजिए आप चैलेंज करना भी चाहते हैं तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन से लोग बैठेंगे? वो उसी धर्म के लोग होंगे जिस धर्म का वक्फ बोर्ड है। ये भारत में धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है या संविधान में सभी एक है, वो कहां से हुआ? चौथा कि जो ट्रिब्यूनल का निर्णय है वो फाइनल होगा, यानी कोई अपील नहीं होगी, कोई रिवीजन नहीं होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, कोई हाई कोर्ट नहीं होगा। ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि ये संपत्ति जो है ये वक्फ की है, वो वक्फ की रह जाएगी। तो ये कहां से उचित हुआ? ये कहां से? यानी एक गरीब आदमी, जरूरी नहीं है कि वो हिंदू की प्रॉपर्टी हो, सिख की प्रॉपर्टी हो, ईसाई की प्रॉपर्टी, मुस्लिम की भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ ने कह दिया। मेरे पास बहुत सारे लोग राजस्थान से अप्रोच कहते हैं हमारी जमीन जो है, हमारी संपत्ति चली गई है वक्फ में और हम ले ही नहीं सकते।
यही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़ा सवाल है कि कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को ही हक दिलाने वाला है। अशोक जी, जिन मुसलमानों की बात आपकी पार्टी कर रही है, ये तो उन्हीं मुसलमानों को ही हक दिलाने की बात कर रहा है। अगर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया तो वो कहाँ जाए? ट्रिब्यूनल में जाए तो फिर भी वहां पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो न्याय नहीं दिलाने वाले हैं। तो उसके लिए तो कम से कम न्याय का दरवाजा होना चाहिए ना एक। अशोक जी, देखिए अभी वकील साहब बोल रहे थे, मैं ये नहीं जानता कि मतलब किस ग्राउंड पे बोल रहे थे, लेकिन इतना मुझे शंका हो रही कि वहीं से पढ़े होंगे जहां से माननीय मोदी जी की डिग्री का विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अशोक जी, कम से कम इतना तो सम्मान कर लीजिए, इतना सम्मान कर लीजिए। लेकिन मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा रमजान चौधरी जी, इसके बाद आप ही बोल लीजिए। क्या वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं? इसका जवाब दे दें, स्थिति क्लियर हो जाएगी। मेरे जानकारी में जो मेरे पास जानकारी है, अनगिनत केसेस वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अनगिनत केसेस। ये कैसे कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते? एक बड़ा मतलब विचित्र बात है। यहाँ पे ऐसा चीज लोगों को दिमाग में भ्रम पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। ये किस कानून में लिखा भाई कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते? बताइए। तमाम ऐसी केसेस हैं लावनी जी, आप गूगल कर लीजिए, पीआईएल तमाम दाखिल हैं, तमाम केसेस हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला लावनी जी आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब जो नया प्रस्तावित बिल है, नहीं लेकिन देखिए, प्रस्तावित बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अभी ट्रांसपेरेंसी आ गई, अगर किसी को उसमें दिक्कत है तो वो जो वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल है उसके दूसरे संशोधन को देख लें। पहला जो कंपैरेटिव चार्ट है उसमें भी लिखा हुआ है वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। और उसी का संशोधन है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। साफ है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी है, उसके बियॉन्ड किसी कोर्ट की कोई हम कौन फैला रहा है? अभी अशोक जी ने जो आरोप लगाया कि कोई तो चेंजेस नहीं है, तो पहले भी बहुत सारे केसेस हैं। अश्वनी जी ने तो क्लियर कर दिया है। हालांकि बीजेपी क्या कह रही है? देखिए लावनी जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, और खास करके यहाँ बैठे हुए जो लोग भी उनके पक्षधर हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि धंधे का मजहब या फिर मजहब का धंधा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाहिए इन लोगों को। और दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूं कि 10,000 से भी ज्यादा मामले जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने गए, और उसमें खास करके मुस्लिम समाज के ही लोगों के मामले हैं, और आरोप लगाने वाले भी मुसलमान ही हैं। तो जो पसमंदा गरीब मुसलमान हैं या फिर विभिन्न संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं, उनको कब न्याय देने का काम वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा? इन्होंने तो कभी किया नहीं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, और उनको भी कहीं ना कहीं इन ट्रिब्यूनल के साथ जोड़ने का काम किया। तो जब वो करने जा रहे हैं तो किस प्रकार की ये बातें करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिग्री पे इस प्रकार की बातें कर देना। देखिए कहावत है, एक बात जो आपने कही, लालू जी के चरवाहा विद्यालय में पढ़े हुए लोग, और खास करके जिन लोगों का काम ही रहा कि कभी भैंसों का भूसा लूट लो और कभी लोगों को बरगलाओ और समाज को गलत दिशा में ले जाकर एक चीज जो आपने कही वो चीज में रमजान जी आप ये बताइए कि कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें न्याय मिल गया, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो ये संशोधन किया गया। अभी आप कह रहे थे कि नहीं ट्रिब्यूनल से तो न्याय मिलता है। यहाँ तो बहुत सारे भी ऐसे केसेस हैं। अगर हम अशोक जी की भी बात को मान लेते हैं कि भाई न्याय की स्थिति थी, तो फिर तो न्याय कहाँ मिला? रमजान चौधरी जी, लावनी जी रमजान भाई से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ 10 सेकंड में सुमित जी पूछ रहे थे। 10 सेकंड का बचाव हो गया, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ रमजान भाई, एक सेकंड रमजान जी, 10 सेकंड हो गया। आत्महत्या रुक गई क्या? जिन समाज के लिए जो बिल लाए हैं, क्या उन समस्या का निवारण हो गया? बीजेपी रमजान भाई, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम माताओं बहनों को, खास करके वैसी माताएं बहनें जिनका तलाक हो चुका है या फिर जिनके पति नहीं है, किसी कारणवश उनके परिवार में पुरुषों की संख्या कम है, उनका जमीन देने का काम वक्फ बोर्ड क्यों कर रहा है? और वैसे लोगों के खिलाफ रोकने के लिए आप किस प्रकार से एक्शन ले रहे हैं, ये भी बताइए ना।
किस तरह की नौजवानों के लिए योजना, बेरोजगार। अरे अभी आपने शुरू में एक चीज और मैंने आपका पॉइंट नोट किया था, आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था रमजान जी कि देखिए ना अग्निवीर का क्या हुआ और किसानों का क्या हुआ। हरियाणा का रिजल्ट आपको याद है ना, आप लोग हरियाणा के दौरान भी यही मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन हरियाणा के नतीजे क्या हुए? ये युवा या फिर किसान बरगलाने से अब उसमें आपके बहकावे में नहीं आएंगे, वो तो जो हो रहा है वो देख रहे हैं। और रमजान जी एक सेकंड, रमजान चौधरी जी, मेरा पहले भी वही सवाल था, आज भी अभी भी वो सवाल बरकरार है कि अगर महिलाओं की भागीदारी हो रही है तो मुस्लिम समाज को, और खास तौर से जो दबंग मुस्लिम है, उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जिसकी लावनी जी, इनसे एक सवाल पूछिए कि मुस्लिम माताएं बहनें ही इसका सबसे बड़ा शिकार क्यों होती है? बताइए रमजान जी। खास करके वैसी माताएं बहनें जिनके परिवार में पुरुषों की संख्या कम है, किसी कारणवश उनका तलाक हो गया है या फिर उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है। शशांक जी, उन्होंने सुन लिया, उसी का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने सेकुलर और उसका लबादा ओढ़कर राज किया है, फिर आप आगे सेकुलरिज्म और राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़कर नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि हर एक मुद्दे को ये सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म के चश्मे से क्यों देखा जाने लगता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, एक सेकंड शशांक, रमजान जी का तो जवाब आपने सुन लिया, वो उसी पर रहेंगे। रतन तिवारी जी, एक सवाल मेरा आपसे है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे शो शुरू होने से पहले। ये देखा गया कि 2019 में जो वक्फ की संपत्ति थी वो 5 करोड़ 78 लाख थी, 2024 में बढ़कर 8 करोड़ 7 लाख हो जाती है। अब आमदनी के लिहाज से अगर देखें तो जहां 2019 में 151 करोड़ अगर आमदनी थी, वही 2024 में घटकर 1.3 करोड़ हो जाती है, यानी बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो ये अंतर क्या भ्रष्टाचार की तरफ संकेत नहीं करता? और अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, और ऐसे समय में अभी तो वक्त में सभी मुसलमान है ना, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए जांच जरूरी है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, उसके लिए एक बदलाव जरूरी है, और वही बदलाव तो है ये। क्या कांग्रेस इस बदलाव को क्यों सकारात्मक दृष्टि से क्यों नहीं देख पा रही है? बिल्कुल लावनी जी, आपने अच्छा सवाल किया। उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर जेपीसी बननी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए। लेकिन वो जांच अडानी के ऊपर भी होनी चाहिए कि जो अडानी 2014 के पहले शून्य पे थे और अडानी आज उस रॉकेट की स्पीड में बहुत ऊपर चले गए हैं, उस अडानी की भी जांच होनी चाहिए कि उनकी संपत्ति इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बन गई। जांच वहां भी कराइए, जांच यहाँ भी कराइए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मोदी के दोस्त हैं अडानी, उनकी जांच नहीं होगी, और मुसलमान मोदी के दुश्मन हैं, इनकी जांच होगी, तो ये भी गलत है। जांच होने में तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। जांच कौन करेगा? अगर कहते हैं ना संयम है कोतवाल तो डर काहे का, तो उसी को तो बदलना है ना। उसी को बदलने के लिए तो यहाँ पर ये परिस्थिति आ रही कि एक बदलाव लाया जा रहा है, एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी हो। मुहावरा जो है, ये मुहावरा अडानी के ऊपर फिट बैठता है कि संयम भय कोतवाल तो डर काहे का। तो अडानी ये मुहावरा कर सकते हैं। और बताइए ना कि किसानों के विरोध में जब बिल लाया जा रहा था तो किसान सड़कों पे थे, बाद में उसी बिल को रद्द करना पड़ा। उसके रद्द करने से पहले 850 किसानों की जान चली गई। तो क्या मोदी जी चाहते हैं कि ये बिल की वजह से सैकड़ों हजारों मुसलमान अपनी मौत के आगोश में चले जाए? कहाँ मौत के आगोश में चले जा रहे हैं? जो अगर आप देखें रतन जी, जो बात आप लोग कर रहे हैं ना, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। इसमें कुछ ग्रे नहीं है, या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है, और 2 डिवीजन हो चुका है। जिस गरीब मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, आप जरा मुसलमानों से जाकर मिलिए। रमजान चौधरी जैसे मुसलमानों से खाली मत मिलिए, आप ग्राउंड पर उतर कर भी तो देखिए, मुस्लिम महिलाओं से भी तो बात कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि 12 घंटा चर्चा कराइए। जवाब देने का मौका दिया। हाँ, जवाब दीजिए जल्दी। मुझे लगता है ना कि जब जानकारी का अभाव होता है और जब व्यक्ति ने इस प्रकार के बिल के विषय में जानकारी नहीं एकत्रित की होती है, तब लोग मुद्दों को भटकाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे भाई जो यहाँ बैठे हैं, उनको जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि रतन जी बहुत प्रेम पूर्वक मैं आपको कहता हूं कि 1954 में जब ये बिल लाया गया, उस समय से लेकर के आज तक
उसमें जितने भी संशोधन हुए उन सभी विषयों को कहीं ना कहीं आपको जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। और मैं ये सुझाव आपको छोटे भाई के रूप में दे रहा हूं, और मुझे लगता है कि जब आप जानकारी एकत्रित करेंगे तो और भी मुखर तरीके से बोल पाएंगे, लेकिन जब जानकारी नहीं होगी तो आप ऐसे ही मुद्दों को भटकाएंगे। 2013 में आप ही की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकार दिया, खास करके मुसलमानों को नहीं दिया, मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की दलाली करने वाले लोगों को दिया। जो लोग मुसलमानों को भेड़ बकरियों के तरह ले जाकर के वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस का कर रहे थे, उनको दिया। उस पर बात होनी चाहिए। मुस्लिम समाज में भी गरीब तबका है जो कि शिक्षित नहीं है, उसको शिक्षित करके अगर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसको राष्ट्र की संपत्ति बनाया जाए, उसको राष्ट्र के लिए एसेट बनाया जाए, तो इसमें गलत क्या है? आप ही लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को मताधिकार का अधिकार छीन लिया जाए। आप ही लोग हैं ना जो कहते हैं मुसलमानों की वोट की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है, आप ही लोग हैं ना उनको कहा जाता है ना जो यहाँ रहेंगे यहाँ पर खाएंगे, यहाँ पर गाएंगे पाकिस्तान का, उनके लिए कहा जाता है ना। जो घुसपैठी है उनके लिए कहा जाता है। जो देश के मुसलमान है उनके हक पर अधिकार जमाता है, उनके लिए कहा जाता है। जो बाहरी घुसपैठी है, आप लोग ये भी तो देखिए ना, देश के मुसलमानों की बात कीजिए ना। अशोक यादव जी जल्दी से, इसके बाद मनोज जी। अशोक जी, सलाहकार परिषद कसाब को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाती है। भाजपा के साथी ने कहा कि मजहब का धंधा या धंधे का मजहब, तो ये धंधे का मजहब माँ गंगा के नाम पे दलाली करके उनके सफाई का पैसा कौन लूटा, भगवान राम का नाम लेकर के अयोध्या में जमीनों की लूट किसने की, तो धंधे का मजहब या मजहब का धंधा यही बता पाएंगे। इन्होंने एक रेशियल कमेटी किया कि बिहार में कि लालू जी के चरवाहा विश्वविद्यालय बनाए, इनका काम ही है चराना, मतलब गाय भैंस चराना। अरे हम तो गाय भैंस चराते थे, आप तो कटवाते हैं। शर्म नहीं आ रही है पापियों, गाय को कटवा रहे हो यहाँ बैठ के और रेशियल कमेंट कर रहे हो। तुम रेशियल कमेंट कर रहे हो, गायों को कटवा रहे हो, 50,000 गाय रोज कटवा रहे हो। शर्म नहीं आ रही? गौ माता का पाप लगेगा तुम लोगों के सर पे। गौ माता को कटवा रहे हो 50,000 गायें पर डे, और यहाँ रेशियल कमेंट कर रहे हो, और उसके बाद गो भक्त भी बन जाओगे फर्जी। माँ गंगा को लूट लिए, भगवान राम को लूट लिए। चलिए कौन किसको कितना लूट रहा है? मनोज जी, चलिए लूट खसोट हो रही थी, उसे रोकने के लिए ये कहा जा रहा है कि बदलाव है। अब आपकी पार्टी का सुझाव ये कहा जा रहा है संभावित रूप से स्वीकार कर लिया गया है, अब बता दीजिए। देखिए लावनी जी, एक चीज है कि इस विषय पर जो हमारे सुझाव आए, सुझाव के समर्थन को अपनाया गया है, लेकिन किसी ने सुझाव दिया। चलिए मुद्दे पर आ जाइए। गौशालों से दुर्गंध तो अखिलेश यादव जी को भी आती है, ये भी मत भूलिएगा। चलिए आइए मनोज जी जल्दी से। आप बार बार पूछ रही हैं कि आपको इसमें कौन सा खराब लगता है। एक सेकंड मनोज जी को बोलने दीजिए, मनोज जी को बोलने दीजिए, बस 2 मिनट एक्सटेंड करूंगी, ज्यादा नहीं। मनोज जी, मनोज जी, हाँ बताइए मनोज जी जल्दी से। एक सेकंड अशोक जी और शशांक जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मोदी जी के विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हुए हैं, तो बात तो आप मोड़िएगा, इससे समस्या का समाधान नहीं है। आप अपने कौन चीज इसलिए जो विधेयक जो सामने चलिए ठीक है, अभी फिर से आप लोग ने आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। लास्ट कमेंट जल्दी से समाप्त। अश्वनी जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी कल की स्थिति तो अभी से ही समझ में आने लगी है, यहीं पर ही अभी सामंजस्य बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अब कल सामंजस्य कैसे बनता हुआ नजर आएगा फिर? अश्वनी जी, डेमोक्रेसी में सामंजस्य नहीं नंबर मैटर करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर सामंजस्य अगर बनता तो मैं समझता हूं कि ये मसला यहाँ तक आता ही नहीं है। अब तक इतने सालों से रेलवे के बाद और सेना के बाद तीसरे स्तर की जमीन ही नहीं होती। सबसे ज्यादा हाँ। सच्चर कमेटी ने 2006 में कहा था कि 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें लगभग 6 लाख एकड़ भूमि शामिल है, और जिसकी कीमत उस समय 2006 में 1,20,00,000 करोड़ रुपए थी। अकेले महाराष्ट्र में 92,000 एकड़ जमीन थी। तो उसी समय आ जाता है भाई हम इतनी जमीन का क्या करेंगे। जब कोई दिल्ली हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, कर्तव्य पथ सबको क्लेम करने लगे तो उससे समझिए सामंजस्य कहाँ बन रहा है।
ठीक है, नंबर्स मायने रखते हैं और उम्मीद की जा रही है कि जिन सहयोगियों पर नजर थी जो अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे थे, कम से कम उनका स्टैंड धीरे धीरे क्लियर हो गया है। ये कहा जा रहा है कि सरकार की राह अब आसान होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आसान है या आर पार की स्थिति होगी, इस पर कल नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी। रंग क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।